हेलो स्टूडेंट, दिस इज ऐश्वर्या शर्मा। हम पढ़ रहे हैं बीजगणित। लास्ट क्लास में हमने बीजगणित के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखे थे। देखा था बीजगणित क्या है, कैसे होती है बीजगणित। ठीक है, आज हम बीजगणित में देखेंगे अभ्यास 11.1। जो लास्ट क्लास में हमने सीखा उसके बारे में आज कुछ हम इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, तीलियों के प्रतिरूप बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या के लिए नियम ज्ञात कीजिए। नियम लिखने के लिए एक चर का प्रयोग कीजिए। अब ए पार्ट में हमसे क्या है कि अक्षर टी का टी के रूप में तीलियों से प्रतिरूप, ठीक है ना। तो अब आपको पता है कि प्रतिरूप टी बनाने के लिए तीलियों की संख्या कितनी है। देखो यहाँ टी हम बनाएंगे तो कितनी तीलियाँ लगी, 1 और 2, तो ये हमारा हो जाएगा 2n। तो प्रत्येक अक्षर के लिए 2 तीलियों की आवश्यकता होगी। अब यहाँ देखो, अक्षर z का ऐसे प्रतिरूप बनाने के लिए तीलियों से प्रतिरूप। अब देखो, एक तीली ये हो गया, फिर दूसरी तीली ये आ गई और फिर ये आ गई तीसरी तीली। तो अब देखो कितनी, तो प्रतिरूप ये बनाने के लिए तीलियों की संख्या 3n है, क्योंकि प्रत्येक अक्षर के लिए 3 तीलियों की आवश्यकता होगी। अब यहाँ देखो सी पार्ट में बोल रहे हैं कि अक्षर यू का इस रूप में तीलियों से प्रतिरूप। अब यहाँ देखो, यहाँ से लेके यहाँ एक तीली, यहाँ से लेके यहाँ दूसरी तीली और यहाँ से लेके यहाँ तीसरी तीली, तो 1 2 3। तो प्रतिरूप ऐसे बनाने के लिए तीलियों की संख्या क्या हो गई, 3n, क्योंकि प्रत्येक अक्षर के लिए 3 तीलियों की आवश्यकता है। अब यहाँ देखेंगे डी पार्ट में बोला है अक्षर V का ऐसा वाला प्रतिरूप में तीलियों से प्रतिरूप बनाने के लिए क्या करेंगे। देखो, अब यहाँ से यहाँ तक एक तीली और यहाँ से यहाँ तक दूसरी तीली, तो कितनी तीली हो गई हैं, 2। तो प्रतिरूप V बनाने के लिए तीलियों की संख्या 2n होगी, क्योंकि प्रत्येक अक्षर के लिए 2 तीलियों की आवश्यकता है। अब ई पार्ट में देखो, अक्षर ई के रूप में तीलियों से प्रतिरूप। अब देखो कैसे बनाएंगे अक्षर ई में। अब यहाँ देखो, एक तीली, यहाँ से यहाँ दूसरी तीली, यहाँ से तीसरी, फिर यहाँ से यहाँ कितनी हो जाएंगी, चौथी तीली हो जाएगी। फिर क्या हो जाएगा, चौथी तीली के बाद फिर यहाँ से यहाँ कितनी हो जाएगी, 5वीं। तो 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 1 2 3 4 5। तो अब कितनी तीलियाँ, प्रतिरूप ई बनाने के लिए तीलियों की संख्या 5n होगी, क्योंकि प्रत्येक अक्षर के लिए 5 तीलियों की आवश्यकता होगी। अब एस बनाना है हमें, तो एस में देखो 1 2 3 4 5। तो प्रतिरूप ये बनाने के लिए भी तीलियों की संख्या 5n होगी, क्योंकि प्रत्येक अक्षर के लिए 5 तीलियों की आवश्यकता होगी। अब ए बनाना है हमें, तो देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। तो प्रतिरूप बनाने के लिए तीलियों की संख्या 6n होगी, क्योंकि प्रत्येक अक्षर के लिए 6 तीलियों की आवश्यकता होगी। हम अक्षर L, C और F के प्रतिरूपों के लिए नियमों को पहले से जानते हैं। ऊपर प्रश्न 1 में दिए गए अक्षरों से वही नियम प्राप्त होता है जो L द्वारा प्राप्त हुआ था। वे अक्षर कौन कौन से हैं और ऐसे क्यों होते हैं। देखो, अब ऐसे अक्षर और कौन से हो सकते हैं, एक तो T है और एक V है, ठीक है। अक्षर T और V बनाने के लिए तीलियों की संख्या 2n है, क्योंकि प्रत्येक अक्षर के लिए 2 तीलियों की आवश्यकता है। और L के लिए भी हमें कितनी तीलियों की आवश्यकता थी, L के लिए भी हमें 2 तीलियों की आवश्यकता थी। तो उन्होंने बोला कि जो L से प्राप्त हुआ था वैसे वाले ही अक्षर बनाने हैं, वैसे प्रतिरूप के ही। और कौन कौन से होंगे, तो 2 तीलियों में तो खाली L यूज़ हुआ था और उससे बन सकता है T और हमारा V। ओके, अब 3 देखो, 3 पार्ट। किसी परेड में कैडेट मार्च कर रहे हैं, कैडेट जो होता है वो मार्च कर रहे हैं। एक पंक्ति में कितने कैडेट हैं, एक पंक्ति में देखो, ये एक पंक्ति है ना, तो एक कैडेट ये रहा। ऐसे पंक्ति बनी हुई है, दूसरा, फिर यहाँ आ जाएगा तीसरा, ऐसे ही यहाँ हम बना देंगे चौथा और यहाँ हम बना देंगे 5वां। तो ये एक पंक्ति है, इस पंक्ति में कितने कैडेट हो गए, 5। तो कह रहे हैं यदि पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए, यदि कैडेटों की संख्या प्राप्त करने के क्या नियम है। पंक्तियों की संख्या के लिए n का प्रयोग कीजिए। हमें नहीं पता पंक्तियों की संख्या कितनी है। यदि हम पंक्तियों की संख्या n मान लें तो हम क्या करेंगे, पंक्तियों की संख्या n, एक पंक्ति में कैडेट की संख्या 5, तो कुल कैडेटों की संख्या हो जाएगी 5n। क्या हो जाएगी, 5n। क्यों,
क्योंकि एक में कितने हैं, एक में है 5, तो n में कितने हो जाएंगे, n में हो जाएंगे 5 गुणा n यानी कि 5n। ओके, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो, अब कह रहे हैं कि एक पेटी में 50 आम है। कितने आम है, 50। आप पेटियों की संख्या के पदों में आमों की कुल संख्या को किस प्रकार लिखेंगे। तो पेटियों की संख्या के लिए b का प्रयोग करते हैं। अब देखो, पेटियों की संख्या कितनी है, b। एक पेटी में आमों की संख्या कितनी है, 50। तो अब देखो, सिंस एक पेटी में आम है 50, तो देयरफॉर b पेटी में आम होंगे, कितने होंगे, 50 गुणा b। 50 गुणा b मतलब 50b। अगर यहाँ कहते हैं कि पेटियों की संख्या a है, तो हम क्या करते हैं, एक पेटी में है 50 आम, a पेटी में कितने आम होंगे, तो 50 गुणा a यहाँ हो जाता, तो ये संख्या हो जाती 50a। हम चलते हैं 5th क्वेश्चन। शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी को 5 पेंसिल देता है। विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात होने पर क्या आप कुछ कुल वांछित पेंसिलों की संख्या बता सकते हैं। विद्यार्थियों की संख्या के लिए s का प्रयोग कीजिए। अब देखो, विद्यार्थियों की संख्या के लिए s का प्रयोग खुद ही बता दिया, तो s लिखेंगे। प्रत्येक विद्यार्थी को दी गई पेंसिलों की संख्या कितनी है, 5। प्रत्येक विद्यार्थी को 5 पेंसिल दी गई, तो पेंसिलों की कुल संख्या तो वही करेंगे हम। एक विद्यार्थी को पेंसिल दी गई 5, तो s विद्यार्थी को कितनी पेंसिल दी जाएंगी, 5 गुणा s, तो ये हो जाएगी 5s। अगर ये कहते हैं कि एक विद्यार्थी को 5 पेंसिल दी गई, तो t विद्यार्थियों को कितनी पेंसिल दी जाएंगी, तो हम करते 5 गुणा t, तो हमारा आंसर हो जाता 5t। ऐसे ही हम इस क्वेश्चन को करेंगे। 6th क्वेश्चन में देखो कि एक चिड़िया 1 मिनट में 1 किलोमीटर उड़ती है। कितना, 1 मिनट में कितना उड़ती है, 1 किलोमीटर। क्या आप चिड़िया द्वारा तय की गई दूरी को मिनटों में उसके उड़ने के समय के पदों से व्यक्त कर सकते हैं। मिनटों में उड़ने के लिए लिया गया समय t का प्रयोग कीजिए। अब देखो, चिड़िया द्वारा उड़ने के लिए लिया गया समय t मिनट। चिड़िया की चाल जो है वो 1 किलोमीटर प्रति मिनट है। क्यों, क्योंकि 1 मिनट में 1 किलोमीटर उड़ती है, तो हम कह सकते हैं कि 1 किलोमीटर प्रति मिनट। ठीक है, अतः चिड़िया द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी का फॉर्मूला होता है चाल गुणा समय। तो चाल उसकी कितनी है, चाल उसकी कितनी है, चाल है उसकी 1 किलोमीटर प्रति मिनट, और समय कितना है t। तो क्या हो जाएगा, t की वन में मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा t किलोमीटर। तो अब हम कह सकते हैं कि एक चिड़िया 1 मिनट में 1 किलोमीटर उड़ती है, तो चिड़िया द्वारा तय की गई दूरी को उसके उड़ने के समय में हम t किलोमीटर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब 7th पार्ट में देखो, राधा बिंदुओं से एक रंगोली बनाना चाहती है। किससे बनाना चाहती है, बिंदु यानी कि डॉट से, ऐसे करके कुछ। अब खड़िया के पाउडर की सहायता से बिंदुओं को जोड़कर रेखाओं का एक सुंदर प्रतिरूप बनाना है, जैसे आकृति में है। उसके पास एक पंक्ति में 8 बिंदु हैं। कितने बिंदु हैं एक पंक्ति में, 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी कह रहे हैं कि 8 पंक्तियों की रंगोली में कितने बिंदु होंगे। ऐसे ऐसे करते 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 8 पंक्तियां हैं। यदि 8 पंक्तियां हों तो कितने बिंदु होंगे। अब ऐसे उन्होंने बोला, तो 8 हों अगर पंक्तियां, ऐसे ऐसे करके 8 पंक्तियां तो कितने बिंदु होंगे। यदि ऐसे ऐसे करके 10 पंक्तियां हो तो कितने बिंदु होंगे। देखो, प्रत्येक पंक्ति में बिंदु की संख्या 8 है, तो पंक्ति की संख्या कितनी होगी, पंक्ति की संख्या r है, तो कुल बिंदु कितने लगेंगे, 8 × r यानी कि 8r। अब कह रहे हैं यदि पंक्ति 8 हो, अभी तो पंक्तियां कितनी थी, 4 थी। यदि पंक्ति 8 हो तो बिंदु की संख्या कितनी हो जाएगी। अब r की जगह हम लिखेंगे 8, तो 8 × 8 64। अब कह रहे हैं यदि पंक्तियां 10 हो, तो एक पंक्ति में तो 8 ही बिंदु हैं, तो 10 पंक्तियां तो 8 × 10 यानी कि 80 बिंदुओं की आवश्यकता होगी। तो अगर r पंक्ति की रंगोली में 8r बिंदु की आवश्यकता होगी। यदि 8 पंक्तियां हों तो 64 बिंदु की आवश्यकता होगी। यदि 10 पंक्तियां हों तो 80 बिंदु की आवश्यकता होगी। अब देखिए, लीला राधा की छोटी बहन है। कौन है, लीला जो है वो राधा की छोटी बहन है। तो हम कह सकते हैं कि लीला बड़ी है किससे,
राधा से। नहीं, लीला है राधा की छोटी बहन, तो हम ये कहेंगे, इसे काटो, हम कहेंगे लीला छोटी है ना राधा से, तो राधा क्या हुआ, राधा बड़ी है और लीला छोटी है। लीला राधा से 4 वर्ष छोटी है। कितने वर्ष छोटी है, 4। अब ये कह रहे हैं कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, वो 4 वर्ष का है। तो क्या आप लीला की आयु राधा की आयु के पदों में लिख सकते हैं, और राधा की आयु ये कह रहे हैं x वर्ष। अब देखो राधा की आयु है x वर्ष, तो इसलिए लीला की आयु क्या होगी, लीला उससे 4 वर्ष छोटी है ना। लीला जो है वो राधा से 4 साल छोटी है, तो राधा x है, तो लीला हो जाएगी x माइनस 4 वर्ष। अब इसी क्वेश्चन को अगर ये कहते हैं कि अगर लीला y वर्ष की है, लीला y वर्ष की है, तो राधा कितने वर्ष की होगी, तो राधा हो जाती y प्लस 4 वर्ष की, क्योंकि राधा क्या है, बड़ी है। ओके, अब 9th क्वेश्चन में देखो, माँ ने लड्डू बनाए हैं, उन्होंने कुछ लड्डू मेहमानों और परिवारों के सदस्यों को दिए और फिर भी 5 लड्डू शेष रह गए। कितने लड्डू शेष रहे, 5। यदि माँ ने L लड्डू दे दिए हों तो कुल कितने लड्डू बनाए थे। बहुत इजी है ये भी। मेहमानों और परिवारों के सदस्यों को दिए गए लड्डू कितने हैं, L, क्योंकि इन्होंने बोला कि माँ ने L लड्डू दे दिए हों। शेष रह गए लड्डू कितने हैं, 5। तो कुल लड्डू कितने बनाए, जितने उन्होंने बांटे और जितने उन पर बचे, यानी कि कुल लड्डू बनाए थे L + 5। इसी को हम नॉर्मल तरीके से अगर मैं आपको बताऊंगी तो आप इजीली समझ पाओगे। देखो, यदि माँ ने 40 लड्डू बांट दिए और 5 लड्डू शेष बचे, तो कितने लड्डू बनाए थे, 40, तो उसने बांट दिए और 5 रह गए, तो 40 और 5 टोटल हो गए 45। तो इसलिए हमें 40 की जगह हमने यहाँ रखा L और 5 जो बचे हुए थे वो रखा, तो L + 5 ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो उसने कुल L + 5 लड्डू बनाए थे। अब 10th पार्ट देखो, संतरों की बड़ी पेटियों में से छोटी पेटियों में रखा जाता है। बड़ी बड़ी पेटियां, उसमें से छोटी पेटियों में रखना है। जब एक बड़ी पेटी को खाली किया जाता है तो उसके संतरों से 2 छोटी पेटियां भर जाती हैं। एक बड़ी पेटी को, ये बड़ी पेटी है ना, ठीक है, जब हमने इसको खाली करा तो उससे कितनी पेटियां भर गई, उससे छोटी छोटी 2 पेटियां भर गई, और फिर भी 10 संतरे और शेष बच गए, 10 संतरे और शेष रह जाते हैं। तो यदि एक छोटी पेटी में संतरों की संख्या x है, यदि इसमें x है संतरों, तो बड़ी पेटी में संतरों की संख्या कितनी होगी, तो भाई जो इसमें होंगे और जो बच गए इन्हें मिला के ही तो होगी। तो देखो, एक छोटी पेटी में संतरों की संख्या x है, तो एक बड़ी पेटी में भरी हुई छोटी पेटियों की संख्या कितनी है, 2 है। तो 2 छोटी पेटी में संतरे कितने हो जाएंगे, x प्लस x यानी कि 2x, और शेष रह गए संतरे कितने हैं, 10। तो बड़ी पेटी में संतरों की संख्या हो जाएगी 2x + 10, क्योंकि इन्होंने बोला कि बड़ी पेटी में से जब हमने संतरे खाली करे तो वो 2 पेटी में आए और उसके बाद भी 10 संतरे हमारे शेष रह गए, और एक पेटी में x संतरे हैं, तो x + x यानी कि 2x, तो 2x + 10। तो बड़ी पेटी में संतरों की संख्या 2x + 10 थी। 11 पार्ट में देखेंगे, तीलियों से बने हुए वर्गों के नीचे दिए गए प्रतिरूप को देखिए। ये वर्ग अलग अलग नहीं हैं। 2 संलग्न वर्गों में एक तीली उभयनिष्ठ है। अब क्या है, इनमें एक तीली कॉमन है सब में। इस प्रतिरूप को देखिए और यह नियम बताइए कि जो वर्गों की संख्या के पदों में आवश्यक तीलियों की संख्या देता है। तो यदि आप अंतिम ऊर्ध्वाधर तीली को हटा दें तो आपको C का प्रतिरूप प्राप्त हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर क्या बोला था हमसे, सबसे पहले कि अलग अलग नहीं है, 2 संलग्न वर्गों में एक तीली उभयनिष्ठ है, यानी कि अगर 2 वर्ग कॉमन है, 2 वर्ग हैं तो उसमें एक तीली उभयनिष्ठ मतलब एक तीली कॉमन है। तो अब देखो यहाँ पे पहला वाला प्रतिरूप हमें दिया हुआ है, इसमें देखो कितनी तीलियाँ हैं। ए वाले पार्ट में हम देखेंगे 1 2 3 4, तो इसमें कितनी है, 4 तीलियाँ हैं। अब दूसरा वाला पार्ट देखो 1 2, तुम्हें अगर आप डायरेक्ट देखोगे तो आपको लगेगा 8, पर 8 नहीं है, ये एक तीली तो कॉमन है ना। तो जब ये तीली कॉमन है तो कॉमन तीली में क्या हो जाएगा, तो ये तो एक ही काउंट होगी, तो 1 2 3 4 5 6 7। अब इससे आगे वाले में देखो आपको ये 9 दिखाई देंगे, कितनी दिखाई दे रही हैं, 4 और 4 कितनी हो गई, 8 और 4 12 आप बोलोगे, पर 12 नहीं है, 2 तीलियाँ इसमें कॉमन है, तो 12 में से 2 कॉमन है ना, तो ये हो जाएंगी 10। काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
अब इसमें देखो तो 4 4 4 4 तो आप क्या हो गए 16, पर इसमें भी तीलियाँ कॉमन है तो देखो कितनी तीलियाँ कॉमन है। तो देखो ये वाली 1 2 3, ठीक है, और एक ये 3 तीलियाँ कॉमन है तो 16 में से 3 हम घटा देंगे तो 13 आएगा। पर फिर भी आप एक बार काउंट कर लीजिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। तो यदि हम प्रत्येक में से एक को हटा दें तो वो 3 के गुणज हो जाएंगे, ठीक है। कैसे हो जाएंगे, अर्थात 3 6 9 12, यानी कि अगर इसमें से भी हम एक को हटा दें तो यहाँ रह जाएगा 3, यहाँ रह जाएगा 6, यहाँ रह जाएगा 9, यहाँ रह जाएगा 12। तो इसलिए आवश्यक तीलियों की संख्या 3x + 1 है, जहाँ x वर्गों की संख्या है। अगर वर्ग है x तो हमारी हो जाएगी 3x + 1, ठीक है। कैसे, क्योंकि देखो एक वर्ग था, जब एक वर्ग था तो 3 गुणा 1 करा था हमने और +1 करोगे तो क्या आ जाएगा हमारा 4, तो आ गई ना 4 तीलियाँ। अब 2 वर्ग हैं तो क्या करेंगे 3 गुणा 2 + 1 तो आ जाएगा 7। अब देखो 3 गुणा 3 वर्ग हैं 1 2 3, 3 गुणा 3 + 1 तो 9 और 1 10 आ जाएगा 10। अब इसमें देखो 4 वर्ग हैं तो 3 गुणा 4 + 1 तो 3 4 = 12 और 1 13, तो ये हो जाएगा 13। अब देखो बी पार्ट में क्या है, आकृति 11.7 में तीलियों से बना हुआ त्रिभुज का एक प्रतिरूप दर्शा रही है। उपरोक्त प्रश्न 11 की तरह के ए पार्ट की तरह ये व्यापक नियम ज्ञात कीजिए जो त्रिभुजों की संख्या के पदों से आवश्यक तीलियों की संख्या बताता है। देखो पहले पार्ट में तो 1 2 3 तीलियों की आवश्यकता पड़ी हमें, दूसरे पार्ट में देखो 1 2 3, ठीक है ना, और आपको देख के लगेगा 6, पर अगर हम देखेंगे तो एक तीली इसमें कॉमन है तो 6 में से 1 जाएगा 5 बचेंगी। इसमें देखो 2 तीलियाँ कॉमन है तो 3 और 3 6 और 3 9, 9 में से 2 गए 7। अब इसमें देखो 1 2 3 तीलियाँ कॉमन है तो 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12, 12 में से 3 लेस करोगे तो 9। तो क्या नियम बनता आपको नज़र आ रहा है, यदि हम प्रत्येक में से एक को हटा दें तो 2 के गुणज हो जाएंगे, प्रत्येक में से एक को हटा दें तो 2 के गुणज हो जाएंगे। देखो अब अर्थात 2 4, अब देखो यहाँ 1 को हटा दिया तो 2, यहाँ पे 1 को हटाया 4, यहाँ पे 1 को हटाया 6, यहाँ पे 1 को घटाया 8, तो 2 दूनी 4 दूनी 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 के गुणज हो गए। तो इसलिए तीलियों की संख्या जो होगी इस बार होगी 2x + 1। तो इससे हमें पता चला कि अगर कोई 4 नंबरों वाली आकृति है तो उसमें 3x + 1 की जरूरत है। अगर 2 की 3 की आकृति है तो 2x + 1 देख लो। चाहे जब एक त्रिभुज था तो क्या करा हमने 2 1 = 2 और +1 2, फिर इसे देखो यहाँ पे क्या करा 2 त्रिभुज थे तो 2 2 = 4 + 1 यानी कि 5, फिर 3 त्रिभुज थे तो 2 3 = 6 + 1 यानी कि 7। अब यहाँ देखो 4 त्रिभुज थे 1 2 3 4 तो 2 गुणा 4 + 1 यानी कि 2 चौक 8 और 1 9, तो ये होगा 9 त्रिभुज, ठीक है। तो आज हमने स्पेशली तीलियों की सहायता से सीखा, जिसमें हमने सीखा था कि अगर 3 त्रिभुजों के हिसाब से तीलियां हैं तो उसमें हमारा रूल बैठता है 2x + 1, यानी कि 3 में से हम 2 लेंगे क्योंकि एक उभयनिष्ठ होती है। और अगर 4 वाला हमारा होता है तो उसमें हमारा रूल क्या था, उसमें हमारा रूल था कि 1 2 और तीसरी वाली कॉमन होती है, तो इसमें हमारा बैठेगा 3x + 1। तो ये सब हमने आज सीखा। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।